जब तालाब भरता है तो मछलियां चींटियों को खाती हैं और जब तालाब खाली होता है तो चींटियां मछलियों को खाती हैं। मौका सबको मिलता है, अपनी बारी का इंतजार करें। नमस्कार, मैं हूं कोमल और हाजिर हूं आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइड योर लाइफ की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियों के साथ। आज बात होगी साल 1979 की। साल 1977 से 1980 के बीच की कहानी केंद्र में बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार के दर्दनाक पतन की और इंदिरा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की सत्ता में शानदार वापसी की कहानी है। आज के वीडियो में आपको बताएंगे आखिर किस तरह से जनता पार्टी की सरकार गिरी, किन परिस्थितियों में मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा और कैसे चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। साल 1978 में इंदिरा गांधी ने चिकमंगलूर सीट से जीत हासिल कर संसद में फिर से प्रवेश कर लिया था। उधर केंद्र में सत्ताधारी जनता पार्टी सरकार के अंदरूनी झगड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह और उनके हनुमान कहे जाने वाले राजनारायण, जो कि उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको मंत्रिमंडल से निकालकर खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। इन दोनों ने ऐसा चक्कर चलाया कि सरकार अल्पमत में आ गई और 15 जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा। इसके ठीक 13 दिन बाद यानी 28 जुलाई को चरण सिंह ने इंदिरा गांधी के सहयोग से अपनी सरकार बना ली। कांग्रेस की बैसाखी पर टिकी ये सरकार भी कुछ महीनों में गिर गई और चुनाव जीतकर इंदिरा दोबारा सत्ता में आ गई। जनता पार्टी में 3 धड़े थे। पहला मोरारजी देसाई का, दूसरा चौधरी चरण सिंह और राजनारायण का और तीसरा बाबू जगजीवन राम और जनसंघ का। ये तीनों धड़े आपस में ही लड़ भिड़े थे। इस वजह से तीनों शीर्ष नेताओं का सार्वजनिक जीवन तार तार हो रहा था। मोरारजी देसाई ने चरण सिंह को चूरन सिंह बनाने की ठान ली थी। वहीं चरण सिंह मोरारजी देसाई की कम लोकप्रियता के चलते उन्हें प्रधानमंत्री मानने को तैयार ही नहीं थे। पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर मुख्य दर्शक बने रहते। दिलचस्प बात यह भी है कि ये चारों पूर्व कांग्रेसी थे। हालांकि अगर जनता पार्टी में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव होता तो यकीनन ये पद बाबू जगजीवन राम को मिलता, लेकिन इसका फैसला तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। जेपी ने जगजीवन राम को आपातकाल के प्रति उनके शुरुआती समर्थन के लिए माफ नहीं किया। असल में जगजीवन राम ने संसद में आपातकाल के प्रस्ताव के पक्ष में भाषण दिया था, जिससे जेपी ने बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाने से इनकार कर दिया था। ऊपर हमने आपको बताया था कि मोरारजी देसाई ने चौधरी चरण सिंह और राजनारायण को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया था। अपनी ताकत दिखाते हुए चरण सिंह ने दिल्ली में किसानों की महारैली आयोजित की। इस रैली में उमड़े जन समूह ने सत्ता के संतुलन को हिलाकर रख दिया। वक्त का तकाजा भी ऐसा कि मोरारजी देसाई ने चरण सिंह को दोबारा मंत्रिमंडल में तो शामिल कर लिया, पर दोनों के बीच टकराव और तेज हो गया था। उधर जनसंघ के सांसदों की दोहरी सदस्यता भी टकराव का मुद्दा बन रही थी। इन सांसदों के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी सदस्यता थी। जेपी ने जब आंदोलन शुरू किया था तो उन्होंने जनसंघ के नेताओं को इसी शर्त पर मंच पर बिठाया था कि वे आरएसएस की सदस्यता त्याग देंगे। जनसंघियों ने उन्हें यकीन भी दिलाया था, पर बाद में वे पलट गए। अब जब उनको आरएसएस की सदस्यता को छोड़ने के लिए कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। इससे जनता पार्टी का टूटना लगभग तय हो गया। अब ये देखा जाना था कि कौन, कब और कैसे इसका सूत्रधार होगा। ये भी जल्द ही हो गया। कुलदीप नैयर अपनी बायोग्राफी बियॉन्ड द लाइंस में लिखते हैं कि एक रोज जनता पार्टी के देवीलाल ने उन्हें खबर दी कि आने वाले मानसून सत्र में मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाएगी। तख्ता पलट के प्लान के तहत जनता पार्टी के 4 या 5 सांसदों को इस्तीफा देना था, जिससे सरकार अल्पमत में आ जाती। इसके लिए पर्दे के पीछे खेल भी खेला जा रहा था। इसके सूत्रधार राजनारायण थे। उन्होंने पहले जनता पार्टी सरकार के सोशलिस्ट सांसदों को तोड़ने की कोशिश की। जब नाकामयाब रहे तो वे संजय गांधी से मिल गए। उन्होंने संजय गांधी को चरण सिंह के समर्थन में खड़े होने के लिए मना लिया।
बताया ये भी जाता है कि इंदिरा गांधी को इस प्रस्ताव पर पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब संजय गांधी ने अपना प्लान बताया तो वे सहर्ष राजी हो गई। उधर चरण सिंह ने बाबू जगजीवन राम को भी अपनी तरफ मिला लिया। संसद में बिसात बिछ गई, मोहरे चलने शुरू हो गए। जुलाई 1979 में मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस नेता यशवंतराव बलवंतराव चौहान ने जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ 18वां अविश्वास प्रस्ताव पेश कर पहली चाल चली। दूसरी चाल चरण सिंह की थी। उन्होंने जनसंघ के सांसदों की दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठाया। मोरारजी और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस मुद्दे पर खामोश रहे। चरण सिंह को तो इसकी ही उम्मीद थी। वे जनता पार्टी से अलग हो गए। जॉर्ज फर्नांडिस एक दिन प्रस्ताव के विपक्ष में बोले और अगले दिन अपनी सरकार के खिलाफ बोलकर सारा खेल ही उजागर कर बैठे। जाहिर है जनता पार्टी के सांसदों में फूट पड़ गई थी। मोरारजी देसाई को मात दे दी गई। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के मत में ज्यादा वोट पड़े। जनता पार्टी की सरकार अल्पमत में आ गई और मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये पहला अविश्वास प्रस्ताव था जब सरकार गिराई गई थी। राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के पास अब दो विकल्प थे। पहला, जनता पार्टी के ही बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाया जाए। दूसरा, चौधरी चरण सिंह की भारतीय लोकदल पार्टी, जिसे कांग्रेस का समर्थन था, उसे आमंत्रित किया जाए। कानून और संविधान विशेषज्ञों ने जगजीवन राम के विकल्प को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि जनता पार्टी ने संसद में विश्वास मत खोया है, इसलिए उसे सरकार बनाने का हक नहीं मिल सकता। लिहाजा चरण सिंह को सरकार बनाकर सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने को कहा गया। जनता पार्टी के नेताओं ने तब राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की धमकी दी, लेकिन नीलम संजीव रेड्डी ने संविधान के दायरे में रहकर चरण सिंह को न्योता दिया था, इसलिए ये महाभियोग नहीं लाया जा सका। चौधरी चरण सिंह तैयार बैठे थे। उन्होंने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया, जिसे कुछ जद्दोजहद के बाद राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को मानना पड़ा और चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री बन गए। इसे लोकतंत्र की हार और जीत दोनों के लिहाज से देखा जा सकता है। जीत इसलिए कि पहली बार कोई किसान देश के शीर्ष पद पर बैठा था। हार इसलिए कि सत्ता के नशे ने नेताओं को पार्टी की विचारधाराओं से भटका दिया था। ये वही चौधरी चरण सिंह थे जो नेहरू की आर्थिक नीतियों के कट्टर विरोधी थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री होते हुए विद्रोह कर अलग पार्टी बनाई थी, जिन्हें इंदिरा गांधी ने आपातकाल में जेल भिजवाया था और जिन्होंने जनता पार्टी के गृह मंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी को जेल में डाला था। अब राजनारायण का भी हाल देखिए। उन्होंने 1971 में इंदिरा गांधी के हाथों हुई हार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और 1975 में कोर्ट ने इंदिरा की जीत को खारिज करते हुए उनके 6 साल तक के किसी भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद ही इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था और राजनारायण को जेल भिजवाया था, लेकिन वही राजनारायण अब इंदिरा के साथ खड़े थे। विरोधी एक हो रहे थे और नेक हो रहे थे, पर खेल अभी बाकी था। राजनीति के दिग्गज माने जाने वाले चरण सिंह और राजनारायण संजय गांधी के झांसे में फंस गए थे। मानसून सत्र में बनी सरकार शीतकालीन सत्र भी ना देख पाई थी कि कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। सरकार गिर गई। राष्ट्रपति को आम चुनाव की घोषणा करनी पड़ी। संजय गांधी का प्लान कामयाब हुआ। कांग्रेस ने फिर जीत हासिल की और इंदिरा गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री की गद्दी संभाली। साल 1979 भारतीय राजनीति के अहम सालों में से एक रहा। इसके बाद संसद और राजनीति दोनों की गरिमा कम होती चली गई। नेहरू के संसदीय आदर्शों को ताक पर रख दिया गया। जेपी की बातों को उनके ही समर्थकों ने भुला दिया। लोहियावाद का भी अंत हो गया। हाँ, लोहियावादी अब तक राजनीति कर रहे हैं। जनसंघ ने जनता पार्टी से नाता तोड़कर नई पार्टी बनाई थी। वो पार्टी यानी भाजपा आज देश की बागडोर संभाल रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलूंगी कल अगले एपिसोड के साथ, यानी साल 1980 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। देखते रहिए इनसाइड जुलाई। नमस्कार।